गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नाम सुना ही होगा आप सब ने कि उनको गठिया हो गया है, उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में तकलीफ़ें हो रही हैं। तो वो आखिर क्यों हो रहा है? तो आज हम बात करेंगे कि उनके कॉजेज़ क्या हैं, क्या तकलीफ़ हो सकती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्या ट्रीटमेंट है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी डॉक्टर रजा हसन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मिट्स हैक, मेडिसिन विथ हैक। हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे बचाव के लिए है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो हमारे अपने सेल को ही डैमेज करने लगती है। वो ये समझ करके कि ये बाहर का फॉरेन मटेरियल है, बाहर की चीज़ें हैं, तो उसको ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, उस सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारे अपने बॉडी सेल को। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो कई तरह के हैं, जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, जॉगरन डिजीज़ एंड ऑफ कोर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आमतौर पर गठिया भी कह सकते हैं। ये सिर्फ गठिया जो है वो सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ सिम्टम्स होती है जो होती है, और ऐसे कई सारे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है जिसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस के, यानी गठिया की क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमें गठिया हो सकता है। जैसे एक फीमेल है जिनका एज जो है वो 30 या 30 से प्लस है, तो उनको होने का चांसेस ज़्यादा है, या फिर अगर उनको ओबेसिटी है तो उनको होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। बाकी जो रिस्क फैक्टर्स में रिस्क बढ़ाता है वो है फैमिलियल जेनेटिक्स, यानी उनके माँ बाप को या उनके दादा दादी को कभी हो चुका है तो उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर उनके पेरेंट्स जो एल्डरली थे वो बचपन में कभी ना कभी सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको का कभी ना कभी सेवन किया हो, जब वो बड़े हुए तो उनको भी गठिया की जो बीमारी है वो उनको हो गया, तो आपको होने का चांसेस ज़्यादा है। जो गठिया है वो हमारे किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो जितने भी जॉइंट्स हैं वो कह सकते हैं कि वो जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, हमारे एल्बोज़ को, हैंड्स को, नीज़ को, एंकल्स। 40% ऐसे लोग हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स नहीं आते, बजाय के उनको कुछ और ही सिम्टम्स आते हैं, जॉइंट्स के सिम्टम नहीं आते हैं उनको सिम्टम्स आते हैं लंग्स के, स्किन्स के, किडनीज़ के, जीआईटीज़ के। इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन दो हार्ट में भी। अब देखिए गठिया में जो है वो जो जॉइंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, मान लीजिए अगर एक इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो इधर भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बाइलैटरल और सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ होगा और सेम चीज़ में होगा, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस को, कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। जो जॉइंट पेन है वो यूजुअली एसिमेट्रिकल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। वो एक दूसरी बीमारी है जिनके बारे में बाद में बात करूंगा। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, मतलब अगर किसी पेशेंट को ये हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं जिनसे वो परेशान हो सकते हैं। जैसे बात करें तो उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा, स्टिफनेस होगी, मूवमेंट में दिक्कत होगी, जहाँ पर पेन होगा वहाँ पर रेडिशनेस हो जाएगा, टेंडरनेस आएगा, मतलब जहाँ पर आप स्वेलन रहेगा ना वहाँ पर टच करने से वहाँ पर दर्द बढ़ेगा, मसल पेन रहेगा, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है इंसान का मूड भी जो है वो डिप्रेस्ड रहेगा थोड़ा। कुछ पेशेंट में रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि स्किन के अंदर ना बम्प्स हो जाते हैं, लाइक वो नोड्यूल्स बन जाते हैं। और ये जो गठिया है ना वो लंग्स को भी डैमेज कर सकती है, लंग्स के कवरिंग को भी डैमेज कर सकती है। और जॉइंट के अलावा जो लंग्स वाली प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा आती है सामने में कि भाई मुझे लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है उनको प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ की वजह से जो है उनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो हमारी नसें होती है ना उसको ब्लड वेसल कहते हैं, और उसकी भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये डिजीज़ जो है, ये जो गठिया है ये इनको हो चुका है। तो डॉक्टर जो है इनको कई सारे टेस्ट लिख के देंगे, जिसमें से एक्सरे, एमआरआई एंड सीटी स्कैन वगैरह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि एक्सरे में ज़्यादा क्लियर कट नहीं आएगा तो उनको एमआरआई या सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हम ईएसआर का चेक करेंगे, ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती वो उसकी जो वैल्यू है वो एलिवेट होती है, मतलब ज़्यादा होती है। एंटी न्यूक्लियर एंटी टेस्ट बॉडी होगी, एंटी साइक्लिक सेटोलिनेटेड पेप्टाइड
टेस्ट होगा, रेमेटॉइड फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट जो हैं वो इनको कंफर्म करेंगे भाई इनको, इस पेशेंट को जो है वो गठिया हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, मतलब जो लक्षण है उसके बेसिस पर आप क्या क्या मेडिकेशन कर सकते हैं। तो एनसेड्स दे सकते हैं या फिर स्टेरॉइड दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेन ट्रीटमेंट की, ऐसा क्या क्या मेडिसिन है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। मेडिसिन है वो एक्चुअली में वो 3 तरह का है। जो पहले मेडिसिन है डीमार्ट्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटिक ड्रग्स। डीमार्ट जो है वो इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिविटी को वो कंप्रेस करता है। जो हमारी प्रॉब्लम है गठिया की वो इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिविटी की वजह से हुआ है। अगर हम इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा कि हमारे सेल्स जो डैमेज कर रहे थे जिसको, उसको भी कम करेगा। तो इस तरह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसकी जो मेडिसिन है जैसे मेथोट्रेक्सेट जो कि पर वीक लेना होता है, जैसे सल्फालाजीन, मिनोसाइक्लिन, लेफ्लिनोमाइड, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इन सभी का जो साइड इफेक्ट है वो बोन मैरो सेपरेशन हो गया, लीवर डैमेज हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया। और ये मेडिसिन जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको ऑटो इम्यून वाला सिस्टम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो वो आपको हमेशा उसको सप्रेस करके रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आप जाकर के जो है वो उसको पेन रिलीफ कर पाएंगे और जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट है, जो लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है वो आपको वर्सन कर सकता है, अलग साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके एक और साइड इफ़ेक्ट है कि आप जब बोन मैरो को सप्रेस किए या फिर इम्यून सिस्टम जो है आपका उसको आप सप्रेस किए ताकि आप जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़े नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लड़ने की क्षमता जो है आपकी बॉडी की वो उसको कम कर रहे हैं। अगर आप उसको कम कर रहे हैं तो इन्फेक्शन जो हो रहा है आपको वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहा है, तो आपको इन्फेक्शन आम लोगों के बनिस्बत आपको इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो दूसरे प्रकार का जो मेडिसिन है बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स की बात करते हैं। तो जैसे ही हमको इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है तो जो TNF अल्फा है ना वो एक्चुअली में इंटरल्यूकिन 1 और 6 को प्रोड्यूस करता है। और ये इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है वो बोन्स और कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। तो अगर हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाना, इन्फ्लामेशन नहीं बढ़ाना, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से पेन ज़्यादा होता है, तो अगर हमको इन्फ्लामेशन नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं हमको इंटरल्यूकिन जो है उसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए जो मेडिसिन है उसको हम लोग एंटी TNF अल्फा ड्रग कहते हैं, जैसे इन्फ्लिक्सीमैब, सर्टोलिजुमैब, रिटुक्सीमैब। जो ये सब मेडिसिन है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे इन्फ्लिक्सीमैब जो है वो 18,000 लगभग के वो एक डोज आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी मेडिसिन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को लो करेगी, तो आपके जो इन्फेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये सब मेडिसिन जो है वो मेथोट्रेक्सेट जो है उस मेडिसिन के साथ ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और आज की वीडियो का जो प्रो टिप है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये मेडिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट के लिए भेजेगा जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो है वो है या नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको ये हो रखा है ऑलरेडी, लेट सपोज किसी पेशेंट को हो रखा है, तो अगर हम ये मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो टीबी था उनके बॉडी में छुपा हुआ वो वापस से रिकरेंट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए। एक और तरह की हम लोग दवा यूज़ करते हैं इसमें, जैक इनहिबिटर इसको कहते हैं। एग्जाम्पल में टोफासिटिनिब, बारासिटिनिब। और जैक इनहिबिटर की एक अच्छी बात है कि इसको हम ओरली ले सकते हैं। बाकी जितनी मैंने अभी तक दवा बताई है वो या तो इंट्रावेनस लेते हैं या सबक्यूटेनियस लेते हैं। और कुछ हद तक जो है हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी हम जो गठिया है उसको कुछ हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज हो गया, डाइटरी मॉडिफिकेशंस हो गया। एक्सरसाइज अगर आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट बताया है आप वो एक्सरसाइज करें, आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल आएगा। लेकिन जो हेवी एक्सरसाइज है उसको अवॉइड करना है, जिससे आपके जॉइंट्स पे जो है वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दें। दिस इज़ मी डॉक्टर दासन, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।